Good morning, good afternoon and good evening to all of you। पता नहीं कब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे। मॉडल स्कूल चंदेरी के यूट्यूब चैनल से हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए बराबर लाभकारी वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम सभी विषय के जो महत्वपूर्ण विषय हैं दोनों ही माध्यम में वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आज हम केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हैं। पहले 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा वी हैव रेड व्हाट इज सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड हाउ मेनी टाइप्स सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड, देयर एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि ठोस क्या है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, ठोसों को कितने प्रकारों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग और वो बहुत मेन फीचर्स, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर हमें सभी क्रिस्टल सिस्टम्स का, सभी क्रिस्टल तंत्रों का अध्ययन करना है। ठोस घटक कणों से मिलकर बना होता है, सॉलिड कंस्टिट्यूट्स और पार्टिकल्स, और पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है तो उनको हम स्फेरिकल या गोलाकार मान सकते हैं। जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, ठोसों के कण पास पास होते हैं, आप जानते हैं वेरी लेस इंटर पार्टिकुलर स्पेस इज अवेलेबल एमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। इसका मतलब है ठोस के कण बहुत पास पास स्थित होते हैं। पास पास स्थित होने के लिए उनकी व्यवस्था अलग अलग तरह की हो सकती है। कोई कैसे अरेंज होता है, कोई कैसे अरेंज होता है, कोई रैंडमली, कोई बिल्कुल ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो निश्चित रूप से ठोसों की व्यवस्था अलग तरह की होती है। ठोसों की व्यवस्था का प्रकार, द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स, पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज पैकिंग। ठोसों के अवयवी कण के व्यवस्थित होने के तरीके को हम सुसंकुलन कहते हैं। यहीं से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज पैकिंग। पैकिंग या संकुलन ये क्या है? सु लगा देंगे मतलब अच्छी तरह से, सुसंकुलन मतलब अच्छी तरह से। पैकिंग और सुसंकुलन का मतलब यह है कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के जमाव का पैटर्न, जमाव का तरीका किस प्रकार का है और विभिन्न तरीके इसके हो सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और प्रत्येक सॉलिड के साथ, प्रत्येक क्रिस्टल के साथ हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है उनको हम आज डिफाइन करेंगे और केवल बेसिक कंसेप्ट ही इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। आप जानते हैं एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स को हम ये मानते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं एक्स को ये मान रहा हूं बाई इस डायरेक्शन में, और जेड हम बना नहीं सकते। जेड या तो वो आपकी तरफ आएगी बोर्ड से या फिर बोर्ड के पीछे चली जाएगी। ये जेड एक्सिस होगा। इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस, बिमा। यदि एक ही एक्सिस में आप पार्टिकल्स को या कण को अरेंज करते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, पार्टिकल्स मे बी आयन, मे बी मॉलिक्यूल और मे बी एटम्स। कॉमन नेम में यूज करूंगा पार्टिकल। कण को जब आप एक ही अक्ष में व्यवस्थित करते हैं, द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन मे बी ओनली इन लेंथ, दैट इज यूनिडायमेंशनल, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग। और शॉर्ट में मैं इसको लिखूंगा 1D, 1D। यहां देखेंगे आप एक्स एक्सिस में ही सारे कणों के सेंटर हैं। सारे कणों को, सेंटर को जब हम ज्वाइन करते हैं
तो एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमें ऐसा दिखाई देता है कि सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस में व्यवस्थित हैं। इसको हम कहेंगे एक विमीय पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग। यहां आइए, ये इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि अगर आप सेंटर्स को एक डायरेक्शन में मिलाएंगे तो शायद एक्स एक्सिस बन रहा है, एक डायरेक्शन में मिलाएंगे तो वाई एक्सिस बन रहा है, लेकिन इसमें जेड एक्सिस नहीं है। तो इस तरह की जो पैकिंग है उसको हम बोलेंगे द्विविमीय सुसंकुलन, द्विविमीय सुसंकुलन, टू डायमेंशनल पैकिंग। यह भी द्विविमीय सुसंकुलन है और यह भी द्विविमीय सुसंकुलन है। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क देखें आप, यहां एक्स एक्सिस में सारे स्फीयर, फिर जब हमने इसकी लेंथ एक ही एक्सिस में बना दी एक्स में, जब हम इसकी विड्थ बनाने जा रहे हैं तो हमने कण के ऊपर कण को व्यवस्थित किया है। कण के ऊपर, कण का मतलब है बाई एक्सिस में ऊपर, जेड एक्सिस में ऊपर नहीं। ये मोटाई बनाऊंगा तो मैं इसके ऊपर जेड एक्सिस में आऊंगा, यहां 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 यहां, या बोर्ड के उस तरफ। अभी मैं एक्स एक्सिस में चल रहा हूं और बाई एक्सिस में चल रहा हूं, तो पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, इस तरह से यहां जमाया गया है। और कहीं भी हम बीच से कोई भी चार स्फीयर उठा लेंगे और उन चार स्फीयर्स के सेंटर्स को आपस में मैच करेंगे। जब चार स्फीयर्स के सेंटर्स को हम आपस में मैच करेंगे तो हमें स्क्वायर के जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, स्क्वायर वर्ग के जैसी संरचना प्राप्त होगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्गाकार द्विविमीय बंद सुसंकुलन, स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज भी हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने पार्टिकल्स को बिल्कुल सटाकर, कणों को बिल्कुल सटाकर रखा हुआ है। यहां अरेंजमेंट 2D है, अब भी 2 डायमेंशनल है। इसमें या तो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस केवल तभी आएगा जब मैं इस कण के ऊपर, जो कि मैं यहां रख नहीं सकता बोर्ड पर नहीं बना सकता हूं 3D, इसके पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखूंगा, उसके ऊपर पार्टिकल रखूंगा, मतलब मैं जेड एक्सिस में आपकी तरफ बढ़ूंगा। अगर आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा मोटाई बनाते हुए, तब वो 3D पैकिंग कहलाएगी। अभी 2D पैकिंग है, जब तक हम बोर्ड पर बना पा रहे हैं तब तक ये 2D पैकिंग। यहां मैंने मान लीजिए पहली परत ये जमाई थी एक्स एक्सिस में, ये वाली, ये एक्स एक्सिस में थी। अब दो गोलों के बीच मैं ऐसा भी कर सकता था जैसा यहां किया, इस पे कण के पास कण, कण के ऊपर कण। यहां मैंने कण के ऊपर कण नहीं रखा है। देखो ये वाला डिप्रेशन, जहां दोनों गोले आपस में मिल रहे थे, एक एक्सिस में चार गोले पहले जमाए होंगे, ये आप इमेजिन करें नहीं थे, तो ये चार गोले या चार पार्टिकल्स के बीच में, हर दो पार्टिकल्स के बीच में ये वाला, इसको मैं इस चीज को बोलूंगा डिप्रेशन। जब मैं ऐसे बनाता हूं, केवल मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको, एक्स एक्सिस में मैंने इस लेयर के, इस रो के, इस पंक्ति के चार स्फीयर को मैंने एक्स एक्सिस में इस तरह से लिया। अब आप यहां देखें, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको मैं कहूंगा डिप्रेशन। ये डिप्रेशन से, डिप्रेशन मतलब खांच भी बोल सकते हैं हिंदी में। दो पार्टिकल्स के बीच बनने वाले डिप्रेशंस, बनने वाले जो स्पेस हैं, जो खांच है, उनको हम बोलेंगे डिप्रेशंस। जो इसके ऊपर वाली लेयर है वो हमने पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल बाई एक्सिस में नहीं जमाया, हमने बाई एक्सिस में दो गोलों के, दो कणों के डिप्रेशंस के बीच में, दो कणों की खांच के बीच में अगली ऊपर की लेयर को लिया हुआ है, इस तरह से। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने अब स्फीयर के ऊपर स्फीयर, कण के ऊपर कण नहीं रखा है, बल्कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिप्रेशंस हैं, जो खांचे हैं, उनमें हमने स्फीयर को, ऊपर वाले स्फीयर को और नीचे वाली रो के, ऊपर वाली रो, ऊपर वाली पंक्ति, नीचे वाली पंक्ति के स्फीयर्स को इस डिप्रेशंस में हमने रखा हुआ है। हम डिप्रेशंस में जब रखते हैं, अब हम किसी भी बीच वाले गोले को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो अरेंजमेंट है वो इतना ही नहीं है जितना बोर्ड पर बना है। इस तरफ भी पार्टिकल चले गए हैं, इस तरफ भी पार्टिकल चले गए हैं, बाई एक्सिस में ऊपर भी पार्टिकल चले गए हैं, बाई एक्सिस में नीचे भी पार्टिकल्स आ गए हैं, नीचे भी कण आ गए, तो ये पूरे बोर्ड में फैला हुआ स्ट्रक्चर मान लीजिए।
अगर हम इस तरफ वाला लेंगे तो फिर हम कंफ्यूजन में आएंगे, इसके इस तरफ भी तो हमने बनाए नहीं है, तो बनाए। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, या आप मान लीजिए पूरा बोर्ड भरा हुआ है, तब हम एक कोई बीच वाला स्फीयर ऐसा कर देते हैं, ये बात इसका सेंटर और इसको घेरे हुए सभी स्फीयर्स का सेंटर, इनको हम मिला देते हैं। सभी सेंटर्स को जब हम मिला देते हैं तो हमें हेक्सागन, एक षटकोण ऑब्टेन होता है, एक षटकोण प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, षटकोणीय 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय द्विविमीय बंद सुसंकुलन। तो ये भी द्विविमीय है, ये भी द्विविमीय है, लेकिन यहां जब हमने एक यूनिट सेल को सिलेक्ट किया, यूनिट सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं अभी बस थोड़ी देर में मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन यहां हमने 4 स्क्वायर को उठा के उनके सेंटर्स को अटैच किया तो हमें स्क्वायर मिला, इसलिए इसको बोला वर्गाकार स्क्वायर द्विविमीय, क्योंकि इसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है, इसलिए हमने इसको बोला 2 डायमेंशनल। थिकनेस अब भी नहीं है, पास पास में है, इसलिए बोला क्लोज। और पैकिंग मतलब अरेंजमेंट का पैटर्न, व्यवस्था का पैटर्न, व्यवस्था का तरीका, इसमें स्क्वायर क्लोज है। इसमें सभी सेंटर्स को मिलाने पर षटकोण बनता है, इसलिए हमने बोला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज इसलिए पास पास में है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और 2 डायमेंशनल ये भी है। तो यहां भी हमने अभी थिकनेस जेड एक्सिस में जो कण हमें जमाना चाहिए वो नहीं जमा रही, तो 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की है, ये कणों की व्यवस्था है। तो पैकिंग क्या है, व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड सॉलिड। ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था का तरीका ही क्या कहलाता है, पैकिंग। और अगर कण पास पास में है, if particles are situated closer to each other, then this packing is called as close. इस पैकिंग को हम बंद कहेंगे। बंद मतलब बहुत घने पार्टिकल्स एकदम पास पास सटे हुए, जितना मिनिमम उनके बीच स्पेस छूट सकता है वो छूटता है। ये आपको 1D और 2D पैकिंग मैंने बताई है। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मतलब या तो लंबाई में ही अरेंजमेंट है या फिर लंबाई में और चौड़ाई में अरेंजमेंट है। अब यहां हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना क्या क्या है, वहां यहां देखेंगे हम जो पढ़ना है। हम यहां कितने पार्टिकल्स को ले रहे हैं, मैं इस एग्जांपल को लेके चलता हूं, इस वाले एग्जांपल को लेके चलता हूं। कितने पार्टिकल्स आपको शो हो रहे हैं, 16 पार्टिकल्स शो किए जा रहे हैं, और ये है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी मैं 16 पार्टिकल्स ले रहा हूं, लेकिन मैं सभी के सेंटर्स को, ये मेरा क्रिस्टल बनने वाला है, 2D क्रिस्टल बनेगा सॉलिड का। और कैसा बनेगा, ये मैं पूरे बोर्ड पे भर दूंगा, बना के पूरे बोर्ड पे मैं भर दूंगा, तो ये मेरा 2D क्रिस्टल हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार बंद सुसंकुलन और 2D 2 डायमेंशनल द्विविमीय। ये 16 पार्टिकल मतलब ये हजारों हो सकते हैं, इसके इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब इस प्रकार की पैकिंग में, इस तरह की व्यवस्था में, अगर ठोस से कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए तो इस तरह की व्यवस्था में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनको आप बड़ी तसल्ली से सुने और नोट भी करें। इसी बेसिक्स पर हम आगे 3D भी पढ़ेंगे और आपको डेमोन्स्ट्रेशन का भी प्रयास करेंगे। इन सबके सेंटर्स को मैं यहां नीचे बना रहा हूं। ये हर स्क्वायर का सेंटर है, सेंटर के नीचे सेंटर है, क्योंकि 16 अगर वहां है तो यहां मुझे कितने सेंटर बनाने पड़ेंगे, 16। तो मैंने अपने छोटे से सॉलिड के, छोटे से ठोस के 16 घटक कणों को पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, और इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, लेटाइस पॉइंट। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, भार्टिक लेटाइस पॉइंट। बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा और दिमाग में स्थायी रूप से इन सब चीजों को कलेक्ट कीजिएगा। लेटाइस पॉइंट क्या है, किसी भी सॉलिड की, ये सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, वर्गाकार, जिसका पैटर्न कैसा है,
इसमें ठोस के कणों को जमाने का तरीका कैसा है? 2D है, वर्गाकार है और क्लोज है, बंद है, आपस में एक दूसरे के पास सटे हुए सारे कण हैं। इनके सब सेंटर्स को मैंने पॉइंट के रूप में जब स्पेस में अरेंज कर लिया, स्पेस मतलब स्थान, स्पेस मतलब स्पेस में आप अरेंज करोगे तो लंबाई में भी कर सकते हो, चौड़ाई में भी कर सकते हो, मोटाई में भी कर सकते हो, एक विमा में भी कर सकते हो, दो विमा में भी कर सकते हो, तीन विमा में भी कर सकते हो। यू कैन अरेंज द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल नेचर। तो मैंने ये पार्टिकल्स को अभी कैसे जमा है? बोलो 1D की 2D मैंने लेंथ भी ली है और विड्थ भी ली है। इन पॉइंट्स को, ठोस के अवयवी कणों को स्पेस में जिन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को मैं जालक बिंदु कहता हूं, वही जालक बिंदु कहलाते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर द पॉइंट्स which represents the constituent particles of a solid in space। अब ये स्पेस 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। तो ये बात हो गई जालक बिंदु की। अगर मैं इन सभी को मिला देता हूं तो आप समझ जाएंगे मुझे एक वर्ण के जैसा क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। मैं बता पाऊंगा कि जो ठोस क्रिस्टल मेरे पास है उस ठोस क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी है, ये मैं बता पाऊंगा। तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री, ये ठोस क्रिस्टल है, ठोस क्रिस्टल के अवयवी कणों को जिन बिंदुओं के द्वारा दर्शाया उनको बोला जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स को आपस में मिला देने पर, जालक बिंदुओं को आपस में मिला देने पर मुझे क्रिस्टल की ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। We can get geometry of crystalline solid on joining the all lattice points arranged in the space। स्पेस में जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ देने पर हम क्रिस्टल की ज्योमेट्री का अनुमान लगाते हैं और इसको बोलने लगते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो दूसरी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक केवल अरेंजमेंट है, ये जब ज्वाइन नहीं करेंगे हम लाइंस तो ये जो अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट्स का उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अरेंजमेंट्स ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें क्रिस्टल जालक की ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। We can define the geometry of crystal lattice on joining all the lattice points arranged in the space। ये दो चीज आपने पढ़ ली। अब मैं थर्ड बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट से। 2 डायमेंशनल से मैं इसलिए एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं कि 3D बोर्ड पर बनना पॉसिबल नहीं है। 2D बोर्ड पर बन सकता है और आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट आता है तो सभी कंसेप्ट जो हमें पढ़ने हैं एक एक को मैं क्रम से यहां पर डिस्क्राइब करूंगा। ये जो क्रिस्टल है, एक मकान में जिस तरह से ईंटें लगी होती हैं वो उस मकान की यूनिट है, उसी तरह से इसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें हम, इस पूरे क्रिस्टल में ऐसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें जो वास्तव में इसके घटक कण हैं, वास्तव में इसकी घटक आकृति है। मतलब उसी आकृति को बार बार हमने इधर उधर कर दिया, लगातार जमा दिया चारों तरफ, तो पूरा क्रिस्टल बन गया। आप देख सकते हैं ये वाली आकृति, ये स्क्वायर, ये वर्ग। अगर मैं इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे साइड्स में सभी जगह व्यवस्थित करता चला जाता हूं तो मुझे पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा क्रिस्टल मुझे प्राप्त होगा। अगर मैं ये मैं ए बी सी डी इसको लिख देता हूं। ए बी सी डी स्ट्रक्चर को, ए बी सी डी संरचना मैंने सेलेक्ट की। इस क्रिस्टल के अंदर, इस क्रिस्टल जालक के अंदर मैंने एक ए बी सी डी संरचना सेलेक्ट की और उसको चारों तरफ से रिपीट कर दिया। इस तरफ भी जमा किया, इस तरफ भी, जहां भी जितनी दिशाओं में मैं जमा सकता था, मैं कितनी दिशाओं में जमा सकता था, हाउ मेनी डायरेक्शंस वी कैन अरेंज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, और ये स्पेस बचती। यहां भी 2D में इससे ज्यादा डायरेक्शन नहीं बनती। 3D होती तो मैं इसके ऊपर भी जमा सकता था,
ये 2D में इससे ज्यादा डायरेक्शंस नहीं है, तो फिर हमें क्या प्राप्त हो गया, पूरा क्रिस्टल। तो ये तो है यूनिट सेल, इसको बोलते हैं इकाई सेल, और ये इकाई सेल से सारी इकाई सेल को मिला के क्या बना, क्रिस्टल। तो थर्ड हमें पढ़ना है व्हाट इज यूनिट सेल, इकाई सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated again and again in all possible directions whole crystal obtains। किसी क्रिस्टलीय ठोस की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको सभी संभव दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, इकाई सेल कहलाती है। और एक चीज इकाई सेल के बारे में आप देख सकते हैं कि जैसे क्रिस्टल जालक की ज्योमेट्री है, क्रिस्टल जालक की जो ज्योमेट्री है वो भी स्क्वायर, और यूनिट सेल भी कैसी है, स्क्वायर। ये भी यूनिट सेल भी वर्ग है और क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री भी वर्गाकार है। तो जो क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री है, यूनिट सेल की ज्योमेट्री भी वही होती है। अगर इकाई सेल हेक्सागोन है, षटकोणी है, तो आपका क्रिस्टल भी षटकोणी है। अगर यूनिट सेल वर्गाकार है तो फिर आपका क्रिस्टल भी वर्गाकार है। अगर आपकी यूनिट सेल त्रिकोणी है, ट्राइगोनल है, तो क्रिस्टल भी ट्राइगोनल है। तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल will be just same to geometry of unit cell। इकाई सेल की ज्योमेट्री और क्रिस्टल की ज्योमेट्री एक समान होती है। ये भी आप यहां से देख सकते हैं। यूनिट सेल्स के टाइप, यूनिट सेल के पैरामीटर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। इन सब पॉइंट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक टर्म आएगी, फोर्थ टर्म होगी समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने के लिए आप जिस स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे वो स्क्वायर बीच में होना चाहिए। मतलब अगर 2D है तो उसके नीचे भी लेयर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी लेयर होनी चाहिए। तो मैंने बताया पूरा बोर्ड में भरा है। अगर आप यहां से देखने जाओगे और मैं कहूंगा कि ये गोला कितने गोलों के टच में है, तो आप बोल दोगे 1 2 3 4 और गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके नीचे के स्ट्रक्चर को बनाया ही नहीं है। तो हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने जाए, समन्वय संख्या ढूंढने जाए, तो हमेशा बीच वाला कोई पार्टिकल चुने। जैसे मैंने मान लो ये पार्टिकल मैंने चुन लिया, देख सकते हैं आप इस पार्टिकल्स को कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो किसी दिए गए गोले को, किसी चिन्हित गोले को जो हमने सेलेक्ट किया है, द असाइन्ड particles which we have selected is in contact of how many spheres? The number of these spheres is coordination number। हमारे द्वारा चिन्हित किया गया कण आसपास सभी दिशाओं में कितने अन्य पार्टिकल्स को, अन्य कणों को स्पर्श कर रहा है, उसको हम उस चिन्हित गोले की समन्वयन संख्या कहते हैं। तो ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। 2D HCP में समन्वयन संख्या कितनी है, 6। इसको शॉर्ट में CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, 6। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। किसी क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था के पैटर्न में, इन द पैटर्न ऑफ arrangement of particles in crystalline solid, the number of spheres which are touching to assigned sphere or which are touching to given particle is called as coordination number of that particle। किसी क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था में दिए गए कण को संपर्क करने वाले, स्पर्श करने वाले सभी गोलों की संख्या उस दिए गए कण की समन्वयन संख्या कहलाती है। जैसे आपने HCP 2 डायमेंशनल, द्विविमीय षटकोणीय बंध संकुलन में समन्वयन संख्या 6 है। अब मैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आता हूं, द्विविमीय वर्गाकार बंध संकुलन में आता हूं। तो वर्गाकार में आप देख सकते हैं, कोई भी स्क्वायर आप असाइन कर लीजिए। मान लीजिए ये है, ये आपको गिवन स्क्वायर है क्योंकि मैंने बीच का लेना है, इसके ऊपर भी लेयर हो,
नीचे भी लेयर हो, दाएं भी लेयर हो, बाएं भी लेयर हो, सभी तरह गोले जमे, सभी तरह गोले जमे हो, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था में बार बार बोल रहा हूं, पूरी बोर्ड पड़ जाएगी। ये आधा अधूरा है, मैंने एक छोटा सा भाग लिया हुआ है। तो फिर इसको कितने स्क्वायर टच कर रहे हैं? 1 2 3 और 4। देखिए आप 1 2 3 4 केवल 4 स्क्वायर टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में षटकोणीय बंद संतुलन में समन्वय संख्या 6। ये 1D है। 1D में तो आप कहीं भी एक ही तरफ जाओगे, ऊपर जाओगे क्या? नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते होगे। एक्स एक्सिस में आप कहीं तक चले जाओ, एक ही एक्सिस में जाना पड़ेगा आपको। तो फिर यहां आपको स्क्वायर भी कहीं भी चुनना पड़ेगा, जिसके दाएं हो बाएं हो। तो 1 2, यहां CN कितनी है? 2। ये सब ओटी के क्वेश्चन से आपके। एक विमीय बंद सुसंतुलन में क्लोज है, पास पास सटे हुए हैं। एक विमीय बंद सुसंतुलन में समन्वय संख्या 2 है। द्विविमीय षटकोणीय बंद सुसंतुलन में समन्वय संख्या 6 है। द्विविमीय वर्गाकार बंद सुसंतुलन में समन्वय संख्या 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 in one dimensional closed packing. Coordination number is 6 in hexagonal 2-dimensional closed packing, and coordination number is 2 in square closed packing. ये आपको 2D में याद रखना है। तो समन्वय संख्या शायद आप समझे हो, समन्वय संख्या क्या होती है? किसी भी पार्टिकल्स की समन्वय संख्या उसे स्पर्श कर रहे चारों तरफ के कणों की संख्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ टचिंग स्पेयर्स टू गिवन स्पेयर और गिवन पार्टिकल। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी मैं 1D में मिटा रहा हूं, इसका ज्यादा यूज नहीं है। 4th के बाद आपको 5th में पढ़ना पड़ेगा वास्तविक परमाणुओं की संख्या। वास्तविक परमाणुओं की संख्या, और इसको परमानेंट सिंबल हम Z देते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स Z। ये आपको हर एक क्रिस्टल की हर यूनिट सेल में पढ़ना पड़ेगा। हर यूनिट सेल में व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ Z। इस यूनिट सेल को देखेंगे हम, और इस यूनिट सेल में मैं इसको इस तरह से फिल कर रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस स्फीयर को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा समझ में आ गया, तो इस स्फीयर को मैं यहां से रख करता हूं। अब आप यहां देखेंगे इस यूनिट सेल में आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं। इस यूनिट सेल में ये सेंटर से कितने एटम से बनी ये यूनिट सेल दिखाई दे रही है। तो दिखने वाले एटम है वो 4 ही हैं। देखो 1 2, ये 3 ले लेता हूं और ये 4 ले लेता हूं। देख सकते हैं आप, ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल में 1 2 3 4 ये 4 घटक कण, 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शामिल है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में द्विविमीय वर्गाकार बंद सुसंकुलन में इकाई सेल में कितने परमाणु, कितने कण, कितने अणु, कितने आयन, वॉट एवर दिस इज, कितने कण दिखते हैं, तो आपका आंसर है 4 कण दिखते हैं। 4 पार्टिकल्स आप इसमें देख सकते हो। यू हैव सीन 4 पार्टिकल्स इन दिस यूनिट सेल। लेकिन क्या वास्तव में 4 पार्टिकल्स हैं? देखिए, इसको मैं एक स्फीयर को उठा के यहां ला रहा हूं। एक स्फीयर में आपकी जो यूनिट सेल है वो ये है। सेंटर तक जाऊंगा, ये वाला हिस्सा तो मुझे 1/4 ही लग रहा है। देखो ऐसे ऐसे तो 4 हिस्से हो सकते हैं इस सेल के। तो जो दिख जरूर रहा है कि पहली भी इसका हिस्सा है, दूसरी भी इसका हिस्सा है, तीसरी भी इसका हिस्सा है, चौथी भी इसका हिस्सा है। जो वर्गाकार इकाई कोशिका हमने चुनी है 1 2 3 4 सब उसके हिस्से हैं। लेकिन क्या पूरे के पूरे हिस्से हैं? नहीं है। 1/4 केवल इतना वाला हिस्सा है। देखिए ये वाला हिस्सा, और ये कितना है? एक पार्टिकल, 1/4। तो दिखने वाले टोटल जो आपको दिखेंगे इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको दिखेंगे वो है 4।
लेकिन क्या प्रत्येक पार्टिकल पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। आप यहां देख सकते हैं केवल 1/4 ये वाला हिस्सा जो मैं इसको भर दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा ही यूनिट सेल का हिस्सा है, बाकी ये 3 हिस्से यूनिट सेल के नहीं है। हर यूनिट सेल के साथ ऐसा होना है। तो हम ये कहेंगे कि जो वर्गाकार बंद संतुलन में एक एटम दिखाई दे रहा है वो केवल 1/4 पार्ट, 1/4 भाग ही इस यूनिट सेल को दे रहा है, पूरा का पूरा नहीं है उसमें शामिल, केवल 1/4 भाग ही इस वर्गाकार एबीसीडी यूनिट सेल में शामिल है, एबीसीडी इकाई सेल में शामिल है। तो दिखने वाले कितने हैं? 4, लेकिन एक एटम कितना दे रहा है? 1/4। हम यहां निकाल लेंगे, क्योंकि 1 एटम यूनिट सेल को दे रहा है, यूनिट सेल को दे रहा है 1/4 पार्ट। 1 atom will provide only 1/4 part of each unit cell। तो हमें दिख दे रहे हैं 4 एटम दिख रहे हैं, तो 4 एटम कितना देंगे? 4 × 1/4 इक्वल टू 1। दिखाई देने वाले एटम भले ही हमें कितने हो? 4, लेकिन एक्चुअल एक एटम 1/4 ही दे रहा है। 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 4 1/4 जुड़ के कितना हो जाएंगे? 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वास्तविक जो परमाणु हैं दिखने वाले कुछ अलग हैं और वास्तविक रूप से होने वाले कुछ अलग हैं। तो यहां Z = 1 आएगा, यहां Z = कितना हो जाएगा? 1। तो आपको हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए, हर यूनिट सेल के लिए यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि जो परमाणु दिख रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो दिख रहे हैं वो अलग ही, जो रियल नंबर होता है, प्रभावी नंबर होता है, वास्तविक नंबर होता है, वो अलग है। दिखने वाले इस यूनिट सेल में 4 हैं, लेकिन वास्तविक रूप से केवल 1 है। तो हमने यहां Z = 1 लिख दिया। अब इधर आते हैं, तो यहां दिखने वाले कितने हैं इस यूनिट से? हेक्सागोन का हिस्सा कौन से हैं? हेक्सागोन के हिस्से में देखो, ये जो मैं यहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब स्फीयर, देखो 1 2 3 4 5 6 सभी इस यूनिट सेल में शामिल है, और ये बीच वाला हिस्सा है क्या? CN6। तो इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं टोटल? तो आप कहेंगे 7। दिखने वाले तो कितने हैं? 7। साथ ही फिर वहीं एक स्फीयर को भाई, ये स्फीयर तो पूरा इसका हिस्सा है। देखो ये वाला पूरा गोला, पूरा पार्टिकल क्या इस यूनिट सेल में आ रहा है? ये तो पूरा पार्टिकल आ रहा है। अब हमें जज करना है कि जो एक, इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, यहां 1 2 3 4 5 6, जो इसके ये वाला गोला है, सेंटर है, सेंटर जो पार्टिकल है, केंद्रीय कण है, वो तो इस षटकोणीय यूनिट सेल का हिस्सा है ही। इस यूनिट सेल को मैं यहां उठा के लाता हूं, इस यूनिट सेल का ये वाला हिस्सा तो है, ये जो बीच वाला स्फीयर है ये तो पूरा का पूरा इसी का हिस्सा है। लेकिन जो और स्फीयर है 1 2 3 4 5 6 वो क्या इसका हिस्सा है? तो हम Z निकालने जाएंगे तो 1 तो हम पूरा का पूरा ले लेंगे, ये वाला जो 1 है वो हमने पूरा का पूरा ले लिया। लेकिन जो इसके चारों तरफ 6 हैं वो क्या पूरे लें? उसको एक स्फीयर को मैं निकाल के लाता हूं। एक स्फीयर को हम देखेंगे, ये CN थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं, ये स्फीयर है। इस स्फीयर का केवल इतना सा हिस्सा, इस स्फीयर का ये वाला हिस्सा इस यूनिट सेल के पास है। तो ऐसे तो इसमें कितने हिस्से किए जा सकते हैं? 120 डिग्री है, ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, और पूरे 3 एंगल अगर इसमें बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 360/120, मतलब इस तरह के 3 पार्ट इसमें हो जाएंगे। तो 3 पार्ट इसमें हो जाएंगे। तो एक पार्ट हो गया ये एक पार्ट, ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और ये 3rd पार्ट। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एक गोला तो पूरा इस यूनिट सेल का है, जो हम Z निकाल, दिखने वाले गोले कितने हैं? दिखने वाले कण कितने हैं? 1, ये पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5 6 + 1 7, दिखने वाले 7। एक्चुअल नंबर, वास्तविक परमाणुओं की संख्या
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो ये तो पूरा का पूरा है इसलिए हमने 1 लिख लिया, प्लस ये जो एटम है हर एक एटम, मान लो मैं 3 नंबर एटम की बात करूं तो 3 नंबर एटम अपना कितना दे रहा है, केवल 1/3 दे रहा है। 1 पार्ट मतलब 1/3, सेकेंड पार्ट भी 1/3 का, थर्ड पार्ट भी 1/3 का, और तीनों 1/3 जोड़ के 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब पूरा एटम। तो इस एटम ने इस यूनिट सेल को केवल अपना इतना सा 1/3 हिस्सा ही तो दिया है, एक एटम ने 1/3 हिस्सा दिया है। क्या आप इसको समझ रहे हैं? एम आई क्लियर? अगर इसने 1/3 हिस्सा दिया है, एक ने भी 1/3 दिया, 2 ने भी 1/3 दिया, तीसरे ने भी 1/3 दिया, 4 ने भी 1/3 दिया, 5 ने भी 1/3 दिया, 6वें ने भी 1/3 दिया, तो 6 गुणित 1/3। इस यूनिट सेल ने 2 डायमेंशनल में कितना हिस्सा दिया हुआ है? एक एटम ने इस यूनिट सेल को केवल 1/3 हिस्सा दिया हुआ है, तो 6 इंटू 1/3, 6 एटम है टोटल, 1 2 3 4 5 6। एक एटम देगा इस यूनिट सेल को, जो हेक्सागोनल षटकोणीय यूनिट सेल है उसको केवल 1/3 देगा। 6 दिख रहे हैं, दिया 1/3 हर ने, तो पूरे 6 के लिए कितना हो गया? 6 इंटू 1/3, और 3 से 2 कट जाएंगे तो z इक्वल टू आएगा 1 + 2 = 3। यह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या 3 है, जबकि हमें दिखाई कितने देते हैं? 7। ये तो पूरा का पूरा यूनिट सेल का हिस्सा है, लेकिन जो परिधीय परमाणु है, पेरिफेरल है, वो पूरा का पूरा इसका हिस्सा नहीं है। क्या आप ये क्लियर हो चुके हैं आपके दिमाग में? तो जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ और होती है, जबकि वास्तविक परमाणुओं की संख्या जेड कुछ और होती है। जब हम क्रिस्टल की संरचना देखते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्रिस्टल क्लोजली पैक है, जो पार्टिकल, जो कण आपकी इकाई सेल का हिस्सा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी इकाई सेल का भी हिस्सा हो, वो अपना कुल कितना भाग दे रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे यहां ये सब हिस्से तो थे इसके, लेकिन केवल 1/4 दे रहे थे, ये हिस्से तो थे लेकिन केवल 1/3 ही दे रहे थे, 1/3 भाग ही दे रहे थे। तो ये जो जितना दे रहे थे उसके हिसाब से वास्तविक परमाणुओं की संख्या हम निकालेंगे, जबकि दिखने वाले परमाणुओं की संख्या हर इकाई सेल में अलग होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का कि जो दिखता है वो होता नहीं है। इकाई सेल में परमाणुओं का दिखने वाला नंबर अलग होता है। जब हम वास्तविक परमाणुओं को काउंट करते हैं, वास्तविक परमाणुओं को कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं, तो वो उससे डिफरेंट होता है। ये हमें अगली चीज पढ़नी है। अगली चीज जो हमें पढ़नी पड़ेगी सभी इकाई सेलों के लिए, सभी क्रिस्टलों के लिए, और वो होगी पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक, संकुलन क्षमता। प्रतिशत पे जब इसे लेते हैं तो गुणांक बोलते हैं। यदि हम 2D में ही इसको पढ़ना चाहें, 2D में ही इसको देखें, तो आप देखेंगे ये वाली यूनिट सेल, मैं यहां लिखता हूं, ये वाली यूनिट सेल के चारों स्फीयर यहां बनाता हूं, और चारों स्फीयर के बीच में एक वॉइड आपको दिख रही है। ये वॉइड ये दिखती है जहां पर स्फीयर नहीं है, बाकी सब जगह स्फीयर है। मैं इसको ऐसे फिल अप कर देता हूं। मतलब ये जो आपके 1 2 3 4 एटम है, 1 2 3 4 एटम में ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसा करने से आपको दिख जाएगा कि केवल 1/4 पार्ट, ये पूरा का पूरा इस तरह से बना हुआ है। ये वाला पार्ट मैंने यहां बनाया हुआ है, बाकी ये 3 पार्ट इससे खाली हैं। इस यूनिट सेल में जब मैं ABCD की बात कर रहा हूं, इस यूनिट सेल में केवल 4 स्फीयर, प्रत्येक स्फीयर, प्रत्येक कण केवल 1/4 इस यूनिट सेल को दे रहा है, केवल 1/4 इस यूनिट सेल का हिस्सा है, बाकी 3/4 इस इकाई सेल से, इस यूनिट सेल से बाहर। पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? संकुलन क्षमता क्या है? किसी भी इकाई सेल में 2 तरह के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 तरह के अवयव हैं। इस इकाई सेल की आप बात करेंगे तो ये तो पूरा भरा हुआ क्षेत्र है,
ये स्फीयर या कणों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। देखिए मैंने इसको फिलअप कर दिया, ये कणों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, लेकिन कुछ स्थान ऐसा भी है जो खाली है जहां पर कण नहीं है, और जहां पर कण नहीं होता उसको हम वॉइड बोलते हैं या रिक्ति बोलते हैं। किसी ठोस को बनाने वाले अवयवी कणों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान को रिक्ति कहा जाता है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था के दौरान कणों के बीच बनने वाले खाली स्थान रिक्ति कहलाते हैं, वॉइड कहलाते हैं। और हमें 3-4 तरह की वॉइड्स पढ़नी पड़ेगी आगे, क्योंकि आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। फिर संकुलन क्षमता क्या है? किसी भी यूनिट सेल में दो भाग है, एक तो गोले द्वारा घेरा गया भाग है जो मैंने शेडोड कर दिया है, और एक वो भाग है जहां गोले नहीं है। गोले मेरा मतलब कण, जहां कण नहीं है तो ये वाला भाग। पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन क्षमता इकाई सेल के संपूर्ण भाग में कणों के द्वारा घेरा गया स्थान है, तुलनात्मक स्थान है। पूरी इकाई सेल के पूरे भाग की तुलना में कितने भाग पर अवयवी कण व्यवस्थित हैं, यही माप संकुलन क्षमता कहलाती है। पैकिंग फ्रैक्शन represents how much part of the total unit cell is covered by particles of the unit cell। किसी भी इकाई सेल के कुल भाग का कितना हिस्सा कणों के द्वारा भरा जाता है, पार्टिकल्स के द्वारा फिलअप किया जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को हम लिखते हैं कणों के द्वारा। ये इकाई सेल का अगर पैकिंग फ्रैक्शन है, इकाई सेल का संकुलन गुणांक है इकाई कोशिका का, तो लिखेंगे हम कणों के द्वारा घेरा गया भाग, द पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, अपॉन इकाई सेल का संपूर्ण भाग, टोटल पार्ट ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल का, सेल मतलब कोशिका, इकाई सेल का संपूर्ण भाग। अब अगर 2 डायमेंशनल है तो चेंज होगा। 2 डायमेंशनल में केवल लेंथ होती है और विड्थ होती है, तो केवल हम एरिया ले पाएंगे, क्षेत्रफल ले पाएंगे। तो कणों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, इकाई सेल का कणों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जो मैंने शेडोड दिखाया है ऊपर, और इकाई सेल का संपूर्ण भाग इस वॉइड के साथ मिला के इस संपूर्ण भाग को लिखेंगे नीचे, और ये निकलेगा पैकिंग फ्रैक्शन। और इसको 100 में हम मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी इसको निकाल सकते हैं, प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां चलता हूं इस कणों के द्वारा घेरा गया भाग। अब आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि एक पार्टिकल केवल 1/4 ही तो दे रहा है, तो पार्टिकल देखो 4 रहे हैं, लेकिन टोटल मिलाए कितने गोले? 1/4 गोला ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, और 4 और 1/4 मिला के मतलब 4 गुणे 1/4 बराबर 1। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या अपन पढ़ चुके हैं, Z बराबर 1। अगर Z बराबर 1 है मतलब ये जो गोले का कणों का स्पेस है, कणों के द्वारा घेरा गया भाग है, वो वास्तव में ये 4 टुकड़ों में है। अगर इन चारों टुकड़ों को हम मिला देंगे तो इसको मिला दो, इससे इन चारों को मिला दोगे तो इसी तरह का एक स्क्वायर प्राप्त होगा। तो एक स्क्वायर का एरिया हम कैसे लिखाएंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब ये चारों पार्ट मिले केवल एक स्क्वायर के बराबर है, और स्क्वायर की रेडियस कितनी है? आर। इसको हमने लिखा पाई आर स्क्वायर अपॉन इकाई सेल का संपूर्ण भाग, टोटल पार्ट ऑफ यूनिट सेल। तो इसका तो एरिया निकालना आपको बाएं हाथ का खेल है, स्क्वायर है भाई, साइड है। अब इसमें देखें एक साइड पूरी ए बी किसके बराबर है? ए बी मतलब एक इस स्क्वायर की रेडियस, सारे स्क्वायर सारे कण समान त्रिज्या के हैं, एक जैसे हैं, तो ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। तो टोटल कितनी होगी डिस्टेंस? यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, तो ये भी बराबर हो गई 2r, मतलब एक साइड, ये भी मतलब एक साइड। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2r है, तो क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं ना, साइड का स्क्वायर, तो 2r इंटू 2r, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.78 मार्क नंबर आएगा, और 0.78 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.78 इंटू 100 78% हो जाएगा। 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, हर तरह के पैकिंग में, हर तरह के अरेंजमेंट में अलग अलग पैकिंग फ्रैक्शन होगा। अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल द्विविमीय वर्गाकार भंग संकुलन की बात करता हूं तो 78% भाग इस यूनिट सेल का, ये पूरा भाग चारों में जो घिरा हुआ है वो 78 है, और 22% ये खाली है। अगर मैं पूरी यूनिट सेल को 1 मान लूं तो 0.78 पैकिंग फ्रैक्शन है, संकुलन क्षमता है, 0.78 पार्ट पर केवल कण है, और 0.22 पार्ट पर वॉइड्स होगी, रिक्ति होगी। तो आप समझ गए रिक्ति क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन हमें हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो एक पॉइंट जो हमें सभी क्रिस्टल्स में पढ़ना पड़ेगा, सभी टाइप यूनिट्स में पढ़ना पड़ेगा, वो पैकिंग फ्रैक्शन है। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ये जो यूनिट सेल की साइड है, ये वर्गाकार यूनिट सेल है, और इसकी साइड है, एक साइड मान लो मैं इसकी साइड को ए ले लेता हूं, ए बी सी डी में रिप्रेजेंट, ए बी में रिप्रेजेंट ना करके मैं इसकी साइड, स्क्वायर की साइड को मैं ए ले लेता हूं, यहां मैं इसको रब कर देता हूं, स्क्वायर की साइड को मैं ए ले लेता हूं। और अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए ले लेता हूं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ए है वो इसके कितनी रेडियस के बराबर है? अभी मैंने बताया था एक आर ये, कहीं की भी सारी चारों साइड बराबर है तो ए बराबर हो जाएगा 2r, 2 रेडियस के बराबर हो जाएगी। और एक टर्म और आती है डी, ये भी मैंने यहां लिख रखा है, डी होती है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। इनमें संबंध पूछते हैं हर एक अरेंजमेंट के लिए, जो भी हम पढ़ेंगे 1D 2D 3D, इनमें संबंध पूछा जाएगा कि जो यूनिट सेल की साइड है, एक साइड है, वो उसका रेडियस से क्या रिलेशन है। अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं तो रेडियस से क्या रिलेशन है, 2r का, एक इसके बराबर है, r और r 2r के बराबर है। और अगर मैं इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अंतर कणीय दूरी की बात कर रहा हूं, तो क्या है अंतर कणीय दूरी, मतलब एक कण से दूसरे कण तक की दूरी। तो फिर दूरी कैसे निकालते हैं हम, एक कण के सेंटर से, एक कण के केंद्र से दूसरे कण के केंद्र की दूरी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d होती है, और d हमेशा 2r के बराबर है, यहां d 2r के बराबर है। तो अगर आता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर और इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, अंतर कणीय दूरी और वर्ग की भुजा में क्या संबंध है, तो a बराबर d है। अगर a और r के बीच में संबंध आता है कि पार्टिकल की रेडियस, कण की त्रिज्या और साइड भुजा की लंबाई में क्या संबंध है, तो ये बराबर 2r आएगा। ये भी आपको 4 मल्टीपल चॉइस में मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं। तो ये आधार बना के, इन पॉइंट्स को आधार बना के हमें सभी तरह के अरेंजमेंट डिस्कस करना है। अभी हमने अरेंजमेंट डिस्कस किए हैं 2D, और 2D ये भी पूरा किसको डिस्कस किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। अगर आप यहां आओगे तो फिर यहां संभावनाएं बदलेगी, यहां बदल जाएगा, यहां बहुत सारी वॉइड है, और यहाँ वॉइड कैसी है, देखो मैंने कहा था बहुत सारे टाइप में पढ़ने पड़ेंगे। ये ट्राइगोनल वॉइड्स हैं, आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल बना रहे हैं वॉइड, तो ये कौन सी वॉइड्स हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स हैं। तो यहाँ आपको वॉइड्स ज्यादा हैं, लेकिन क्या इसका पैकिंग फ्रैक्शन इससे कम है या इससे ज्यादा है? अगर आप निकालने जाओगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन 91% आता है, मतलब इससे कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट है। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन ये 2D ही है। और फिर हम क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप की यूनिट सेल हो सकती हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल अटैच हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या भिन्नता है उनकी संरचनाओं में, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी हम अगले वीडियो लेक्चर में निकालने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम 3D की तरफ बढ़ते चलेंगे। आपके पास नोट्स हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लेक्चर के बाद आप अपने नोट्स को कवर करें, वहां एक एक चीज को देखें कि आपको समझ में आ रही है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है या यहाँ एक्स्ट्रा है, आपकी नोट्स से अतिरिक्त है, तो यहाँ नोट करेंगे इन चीजों को। और अगर वहां नोट्स में और इसमें कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो लेक्चर डाउट पर भी बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।